हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम एमबीए थर्ड सेमेस्टर के स्पेशलाइजेशन बैंकिंग फाइनेंस के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, इस सब्जेक्ट का महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक कुछ टॉपिक्स लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, जो आपके क्या है, आपकी फर्स्ट यूनिट में यही दिया हुआ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। और वेल्थ मैनेजमेंट में आता है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट करता है, मतलब वेल्थ मैनेजर, उसके रोल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक में यही क्लियर करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने आप बताई कि आपके सब्जेक्ट नाम क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट बोले तो फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय और प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, वित्तीय योजना, या जिसे बोल सकते हैं हम सिंपल वे में कि पैसा जो होता है, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल क्या होता है, पैसा होता है, उसका क्या करना, उसके लिए प्लानिंग करना। मतलब आपके पास जो पैसा है, चाहे देखो खुद के लिए हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वो कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। और फिर इसमें एक वर्ड ये क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या बात करेगी कि पर्सनल में यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन आता है। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन अपने इनकम के लिए, उसकी जो इनकम है, मान लो 25 से 30,000 जो भी उसकी इनकम है, उसकी क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, तो वो है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, कोई इंडिविजुअल, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था हो गई, कंपनी हो गई, उसमें जो मतलब पैसों की प्लानिंग होती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है और ये किसी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, किसी कंपनी के लिए है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। और बाकी फिर क्या क्या बताया मैंने आपको, जैसे कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई बिजनेस हो सकता है। और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंडिविजुअल पर्सन आएगा जो अपने आय का, या जो बोल सकते हैं अपनी इनकम, उसमें जो एक्सपेंस होता है, उसकी सेविंग कितनी है, कितना इन्वेस्ट करता है, उस चीज़ को प्लान करता है। ठीक है, इसमें हम सबसे फर्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद देखेंगे हम कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। Financial planning is the process of estimating capital requirement and deciding how fund will be raised, allocated and used to achieve financial goal. वित्तीय नियोजन प्रक्रिया वह है जिसमें भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आय, व्यय, बचत और निवेश को पूर्ण योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग हो या फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें क्या होता है, जो इनकम होती है, ठीक है, जो आय होती है, उसमें जो एक्सपेंस होता है, मतलब खर्चा है, उसमें से कितना बचाना है, मतलब जो बचत कितनी है, इन्वेस्ट कितना करना है, इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग बनाई जाती है किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी संस्था के लिए, या कह सकते हैं किसी कंपनी के लिए, ये कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे किसी कंपनी द्वारा यह तय करना कि कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितना खर्च किया जाएगा और कितना निवेश किया जाएगा, इसे वित्तीय नियोजन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं आया, मतलब कोई पर्सनल, मतलब खुद के लिए नहीं किया है, किसी कंपनी के लिए किया है। मतलब जैसे कि ये कंपनी है, इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कम से कम इसमें 100 लोग हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं, कुछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर है, कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स है, ठीक है, कुछ सुपरवाइजर है, कुछ टीम लीडर, इन सारे लोगों से मिलकर क्या बनी है, ये कंपनी बनी है। ओके, अब इस कंपनी के अंदर एक कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तय करता है कि इस कंपनी के लिए कि कितनी पूंजी हमको जमा करनी है, या फिर कोई कितनी आवश्यकता हमें होगी, कितना खर्च होगा किसी कंपनी के लिए, और हमें कितना इन्वेस्ट करना है उसमें। कोई कंपनी को ओपन करना है, तो किसी बिजनेस, कोई नया बिजनेस ओपन करना है, तो जब वो
पर्सन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है सभी लोग मिलकर इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। मान लो कि पहले से उनकी एक कंपनी थी, उसके बाद वो क्या करें, कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले सोचेंगे कि उनको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितना खर्च किया जाएगा और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये था फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है हम देख लेते हैं। वही जो मैंने आपको बताया क्या क्या आता है इसमें आती है इनकम, अपना एक्सपेंस जो खर्चा होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, सेविंग कितनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, ठीक है। जैसे बताया गया है फर्स्ट क्या, इनकम प्लानिंग। किसी भी कंपनी को ओपन करना है, कंपनी सोचती है सबसे पहले क्या बोलेगी, उसकी इनकम कितनी है। आय नियोजन का अर्थ है आय के स्रोतों की पहचान करना, उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब कि उनको आय कहाँ से प्राप्त होगी, उनके पास इनकम कहाँ से आएगी। जैसे कि नौकरी, व्यापार, किराया, ब्याज से होने वाली आय को पहले से योजना बनाकर उपयोग करना। अब सेकंड क्या है फिर, एक्सपेंस मतलब खर्चा। व्यय नियोजन का मतलब है कि आवश्यक और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना, ताकि क्या कर सके, उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छी से अच्छी बन सके। थर्ड है फिर सेविंग प्लानिंग, कि उस इनकम में उनको कितना बचाना है, ठीक है, कितना वो वहाँ पर उसमें खर्च करके, उसकी आय में से खर्चा निकाल के उसमें से कितना सेविंग कर सकते हैं और फिर कितना इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप प्लान करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखे, किसी कंपनी के लिए, फिर या कोई बिजनेस के लिए, या फिर कोई संस्था के लिए। अब इसी में एक मैंने जो टॉपिक आपको बताया था कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी इसके जैसा पूरा सेम है। इसमें भी आपकी जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है। उसमें एक्सपेंस कितना निकलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना निकलेगा, कितना सेविंग रहेगी, इन सारी चीज़ों की क्या होती है, प्लानिंग की जाती है। बट इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ का अंतर है, इसमें जो पर्सनल इंसान है, ठीक है, मान लो एक इंसान है, ठीक है, इसकी मंथली आय कितनी है, 30,000 है। तो क्या है, एक इंडिविजुअल अपने लिए सोच रहा है या फिर अपने फैमिली के लिए सोच रहा है, क्योंकि अगर एक घर में एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो क्या करेगा, अपने इनकम में से 30,000 किया है उसकी इनकम में, उसकी आय है, उसमें से जैसे कि उसने खर्चा निकाल दिया 10,000, ठीक है, उसके बाद क्या, उसने कुछ सेविंग्स निकाल लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, उसने क्या किया, इंडिविजुअल पर्सनल उसकी जो आय थी उसके लिए क्या किया, फाइनेंशियल प्लान बनाया। ये होता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन इंडिविजुअल इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क टू अचीव पर्सनल फाइनेंशियल गोल। व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आय, खर्च, बचत, निवेश और जोखिम का नियोजन करके अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करता है, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल इंसान कहना चाहिए, कोई पर्सनल इंसान अपनी इनकम को क्या कर रहा है, अपने इनकम की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। उसमें से वो क्या निकाल रहा है, अपने खर्चे निकाल रहा है, इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, सेविंग्स निकल रहा है। क्यों, ताकि उसके जो भविष्य के या फ्यूचर से गोल है, ठीक है, या कह सकते हैं फ्यूचर्स गोल है या फिर फाइनेंशियल गोल है, उसको अचीव कर सके, ठीक है। ये क्या है, ये कहलाता है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। से एग्जांपल देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय से घर के खर्च, बचत, बीमा, भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाता है। ये क्या है, एक व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है ये देख लेते हैं हम लोग। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में वही चीज़ें आती है जो क्या किस में आई थी, फाइनेंशियल प्लानिंग में आई थी। फर्स्ट क्या, उसके इनकम, एक्सपेंस, सेविंग और क्या था, एक इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीज़ें आती है। फिर क्या कर सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपना एक्सपेंस निकाल के क्या कर सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है, ताकि अगर कोई इशू होता है या फिर कोई रिस्क आता है उसको क्या मिल सके, उससे प्रोटेक्शन मिल सके। ये भी क्या है, एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है। वो क्या कर सकता है, एफडी बनवा सकता है, ताकि उससे क्या हो, उससे प्रोटेक्शन मिल सके। ये चीज़ें काय में आती है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, ठीक है। वेतन से बजट का निर्माण करना, मासिक बचत करना, बीमा सुरक्षा मतलब इंश्योरेंस, निवेश करना, ठीक है, जैसे सावधि जमा, व्यवस्थित नियोजना, म्यूचुअल फंड, मतलब 2 से 4 जगह इन्वेस्टमेंट करके रखना, ताकि अगर एक जगह लॉस होता है दूसरी जगह से उस लॉस को क्या किया जा सके, उस लॉस की भरपाई हो सके। व्यक्तिगत लक्ष्य पूरा करना, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति आदि, मतलब रिटायरमेंट के बाद
क्या क्या चीज़ें उसे करना है, या फिर ऐसी सेवा या ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना ताकि उसका रिटायरमेंट होने के बाद उसको एक मुख्य राशि या कहना चाहिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में मंथली एक आय के रूप में मिल सके, जैसे कि पेंशन मिल सके, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ होता है वो मिल सके। इस सारी चीज़ों की प्लानिंग करना ही पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक के अंदर क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। फिर देखेंगे हम रोल्स ऑफ वेल्थ मैनेजर। अब ये भी क्या है, ये भी आपके एक सब्जेक्ट का नाम है, वेल्थ मैनेजमेंट। अब क्या था, देखो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने देखा कि जो भी इनकम थी उसको क्या करना, उसकी प्लानिंग करना। अब क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं धन प्रबंधन, ठीक है। हमने देखा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या थी, वित्तीय योजना थी, और वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, एक धन प्रबंधन है। अब धन प्रबंधन क्या होता है, जो भी पैसा है, ठीक है, जितना पैसा है, जितनी संपत्ति है, जो भी असेट्स है, उसको क्या करना, उसको मैनेजमेंट करना। अब कोई भी धन संपत्ति पैसा असेट लिएबिलिटी जो भी है उसको कौन मैनेज करेगा, एक वेल्थ मैनेजर मैनेज करेगा, ठीक है। कोई भी पर्सनल व्यक्ति अपना पूरी संपत्ति हो, ठीक है, या कह सकते हैं असेट्स हो, जो भी लिएबिलिटी हो, उसको खुद से क्या कर सकता है, खुद से अगर वो चीज़ उसको कर रहा है तो वो क्या है, प्लानिंग है। अगर वो किसी के अंडर उसको रख रहा है या उसको मैनेज करने दे रहा है तो वो क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट है। Wealth management is a professional service that provide comprehensive financial planning and investment management to grow, protect and transfer wealth. धन संपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की संपत्ति को बढ़ाने, सुरक्षित रखने और सही तरीके से हस्तांतरित करने के लिए निवेश, कर, बीमा, सेवानिवृत्ति और उत्तराधिकारी से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है। अब क्या है, जो वेल्थ मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वेल्थ मैनेजर कर रहा है, ठीक है। अब वेल्थ मैनेजर क्या क्या करेगा, जो व्यक्ति है जो वेल्थ मैनेजमेंट करना चाह रहा है, मतलब जो धन प्रबंधन करना चाह रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी उसका बैंकिंग में जितना पैसा है, वो जो असेट्स है, उन्हें कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, वो इन सारी चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, वो वेल्थ मैनेजर करेगा, ठीक है। मतलब ये एक जो पर्सन, ये क्या होगा, एक वेल्थ मैनेजर है और ये उसका क्लाइंट है जो क्या कर रहा है, इसका धन है, इसका पैसा है, इसकी संपत्ति है, ये किसको मैनेज करने देगा, इसको देगा, क्योंकि ये वेल्थ मैनेजर है, ठीक है। तो क्या क्या करेगा, धन संपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, जो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, कोई असेट्स है, जो लिएबिलिटीज है, जो संपत्ति है या अदर उसके पास जो भी चीज़ है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, सही तरीके से हस्तांतरित करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि टैक्स हो गया, बीमा हो गया, इंश्योरेंस करवाने के लिए, या फिर सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद उसे कोई भी किसी प्रकार की हानि ना हो, उसको सुरक्षा मिल सके, इसके लिए क्या करता है, उसके धन को प्रबंधन करता है, ठीक है, यही कहलाता है वेल्थ मैनेजमेंट। एग्जाम्पल देखिए, एक धन प्रबंधक किसी व्यक्ति की आय, निवेश, कर, बीमा और वसीयत की योजना बनाकर उसके संपत्ति को बढ़ाने, सुरक्षित रखने में सहायता करता है, इसे धन संपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैंने बताया कि वेल्थ मैनेजमेंट कौन करता है, वेल्थ मैनेजर करता है। देखो टॉपिक क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट। अब इसमें वेल्थ मैनेजमेंट आएगा, इसकी प्रोसेस क्या, ये आएगा। अब वेल्थ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, तो वेल्थ मैनेजर कर रहा है, तो वेल्थ मैनेजर के रोल क्या है, वो सारी चीज़ें आएगी। इसलिए एक ही टॉपिक में आपको वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वेल्थ मैनेजर कर रहा है, और उस वेल्थ मैनेजर के कौन कौन से कार्य होते हैं, मतलब कौन कौन से रोल होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही टॉपिक में बताऊँगी, ठीक है। तो मैंने आपको वेल्थ मैनेजमेंट बता दिया। वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट मतलब धन संपदा प्रबंधन, या जिसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं धन प्रबंधन। जो भी पैसा है, ठीक है, जो असेट्स है, जो लिएबिलिटीज है, जो शेयर्स है, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ है उस व्यक्ति के पास, वो किसको देता है, उस वेल्थ मैनेजर को देता है प्रबंधन करने के लिए, ताकि वो उसको प्रबंधन कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके। वो क्या करेगा, उसके धन संपत्ति को कुछ इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी उसको रेंट पे देगा,
कुछ शेयर पैसा है उसको शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, अदर कहीं इन्वेस्ट करके उसके पैसे को बढ़ाएगा, उसके धन संपदा को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। ये सब किसका काम है, एक वेल्थ मैनेजर का काम है। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट समझ में आ गया हो आपको कि जो भी धन संपदा है उसको क्या करना, मैनेज करना। अब वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट इसकी प्रोसेस होती है कि देखो वेल्थ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट एक वेल्थ मैनेजर करता है। अब वेल्थ मैनेजर क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, अब क्या करेगा एक वेल्थ मैनेजर, उसमें प्रोसेस होती है कि सबसे फर्स्ट की जो क्लाइंट रिलेशनशिप, अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहता है सबसे फर्स्ट उसकी प्रोसेस क्या है कि जो भी वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, एक वेल्थ मैनेजर कर रहा है, उससे क्या करे वो वेल्थ मैनेजर उस क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रोसेस होगी। सेकंड है गोल एंड रिस्क एनालिसिस करना। सेकंड प्रोसेस ये है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है उसको उसके कौन कौन से गोल है उस मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के लिए उसको जानना, कोई रिस्क तो नहीं है उसको एनालिसिस करना। फिर थर्ड प्रोसेस में होती है कि क्लाइंट कंसल्टेंट एनालिसिस, कि उसमें आय, समय, तरलता, कि उसकी आय कितनी बढ़ेगी, उसमें टाइमिंग कितना लगेगा, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तरलता कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, अगर आपको तुरंत में कैश चाहिए तो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स कितना जाएगा, इन सारी चीज़ों को क्या करना, विश्लेषण करना। थर्ड स्टेप होती है। फिर फोर्थ स्टेप है डाटा गैदरिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ग्राहक की वित्तीय जानकारी एकत्र कर उसका विश्लेषण करना। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप में ये होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट सब कुछ बता दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। अब क्या होगा, अब फोर्थ स्टेप में ये होता है कि जो ग्राहक की वित्तीय जानकारी मतलब उसके पास कितने असेट्स है, कि कौन सी लिएबिलिटीज़ है, या फिर उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने मकान हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियाँ है, जो भी उसके पास धन संपदा है उसको एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना या उसकी सूची बनाना। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लक्ष्यों और जोखिम के अनुसार निवेश नीति तैयार करना। सबसे पहले अब देखा गया कि उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, उसके गोल्स क्या है, उसके गोल्स से क्या अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, उसके गोल्स के अकॉर्डिंग उसके रिस्क को एनालिसिस किया जाएगा और उसके अनुसार एक निवेश नीति मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर सिक्स्थ स्टेप, इसमें क्या किया जाएगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, विभिन्न निवेशों का संतुलन पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका एक डायग्राम बनाया जाएगा या फिर उसकी एक सूची बनाई जाएगी। फिर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, जहाँ जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसकी निरंतर निगरानी की जाएगी। ठीक है, फिर एट्थ स्टेप, इसमें क्या किया जाएगा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कि जो भी परफॉर्मेंस आ रही है उस इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। जो भी परफॉर्मेंस मतलब जो भी प्रदर्शन हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट को लेकर उसका क्या करना, मूल्यांकन करना। उसके बाद लास्ट स्टेप होती है रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, बाजार और ग्राहक की स्थिति, फिर देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, कोई लॉस तो नहीं हो सकता, अगर लॉस होता है तो क्या करना है, उस जो इन्वेस्टमेंट आपने जिस प्रकार से किया है उसको मॉडिफाई करना या कंट्रोल करना या फिर उसे चेंज करना। ठीक है, यह स्टेप होती है वेल्थ मैनेजमेंट की, कि आप किसी धन मतलब कहना चाहिए कोई पैसा मतलब धन संपदा उसका प्रबंधन कर रहे हैं, आपको ये सारे स्टेप्स क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो जिसने वेल्थ मैनेजमेंट किया, अब ये सारी जिसने प्रोसेस करवाया वो किसने करवाया था, वेल्थ मैनेजर ने करवाया था। तो वेल्थ मैनेजर क्या होता है, Wealth manager is the professional who provides comprehensive financial services including investment advice, portfolio management, tax planning, insurance planning and estate planning to help the client grow, protect and transfer their wealth। ठीक है, अब धन प्रबंधक क्या है, मतलब वेल्थ मैनेजर क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट किसने करवाया, वेल्थ मैनेजमेंट करवाया वेल्थ मैनेजर ने। तो वेल्थ मैनेजर क्या है, वेल्थ मैनेजर एक पेशेवर होता है या बोल सकते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट एक मैनेजर एक व्यक्ति होता है जो ग्राहकों की संपत्ति, ठीक है, अब जिसने वेल्थ मैनेजमेंट करवाया है, ठीक है, जो व्यक्ति उसको क्या कहा जाएगा, कस्टमर कहा जाएगा, मतलब ग्राहक है वो, कस्टमर की संपत्ति को बढ़ाने, सुरक्षित रखने, सही तरीके से हस्तांतरित करने मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको निवेश सलाह देने के लिए कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रबंधन,
कर नियोजन मतलब टैक्सेशन प्लानिंग, इंश्योरेंस और उत्तराधिकारी नियोजन जैसी व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो वेल्थ मैनेजर क्या है? वेल्थ मैनेजर वह पेशेवर या वह व्यक्ति होता है जो किसी कस्टमर्स को, ठीक है, कोई भी कस्टमर जो क्या करना चाहता है, वेल्थ मैनेजमेंट या धन संपदा प्रबंधन करना चाहता है, उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति को बढ़ाने, सुरक्षित रखने, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने, ठीक है, उसकी सलाह देता है। उसके बाद टैक्सेशन प्लानिंग, बीमा, ठीक है, इन सारी चीज़ों की जो सलाह देता है वो कहलाता है वेल्थ मैनेजर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि एक वेल्थ मैनेजर के कौन कौन से रोल्स होते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला क्या होगा कि वेल्थ मैनेजर का काम है कि जो भी उसके पास कस्टमर आया है उसको क्या करे, उससे वो अच्छा रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजर का पहला रोल क्या है? पहला रोल है कि क्लाइंट रिलेशनशिप। सबसे पहले है कि जो भी कस्टमर उसके पास आता है उससे वो अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप बनाए, उनसे जानने की कोशिश करे कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसको कहाँ क्या करना चाहता है, कितनी ज़मीन है, ठीक है, कोई मकान लेना चाहता है क्या, अगर प्रॉपर्टी है तो कौन सी रेंट पे है, कौन सी सेल पर। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, सारी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम क्या है उसका कि वो अपने क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप बनाए। फिर सेकंड क्या है, इसमें सेकंड स्टेप है या सेकंड रोल है उसका फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना। फिर वेल्थ मैनेजर का सेकंड रोल है कि उसको क्या करे, अपने कस्टमर की जो फाइनेंशियल गोल है, ठीक है, वो जो वित्तीय उसके लक्ष्य है उसको क्या करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना। वो देखा कि ग्राहक के छोटे या बड़े वित्तीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर थर्ड रोल है उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करना, ग्राहक की जोखिम सहन क्षमता का मूल्यांकन करना। अब थर्ड रोल है वेल्थ मैनेजर का कि उसको ये देखना कि जो ग्राहक वेल्थ मैनेजमेंट करवाने आया है उसकी सहन क्षमता, कह सकते हैं उसको, कि उसकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है, अगर उसको किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो कितना सह पाएगा। ठीक है, इसका मूल्यांकन करना, उस हिसाब से क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जहाँ पर रिस्क होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें क्या है, उसको जोखिम सहने की क्षमता नहीं है। अगर वो जोखिम सह सकता है तो वो क्या करेंगे, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और रिस्क भी ज़्यादा हो, क्योंकि जहाँ भी रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जहाँ पर रिस्क कम होगा वहाँ पर प्रॉफिट भी कम होगा। फिर फोर्थ रोल है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना। फोर्थ रोल है वेल्थ मैनेजर का कि वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे। ठीक है, उसके लक्ष्य और उसके रिस्क के अनुसार उसको इन्वेस्टमेंट का सुझाव देगा। फिर फिफ्थ उसका रोल होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करना, विविध निवेश विकल्पों को संतुलित रूप से जोड़ना। मतलब जो भी उसके पास अल्टरनेटिव्स है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको क्या करना, उसको संतुलित रूप से जोड़ना कि उसमें क्या कर सकते हैं, या फिर 2-4 अल्टरनेटिव्स हो, सभी में क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि अगर किसी में लॉस हो तो क्या हो, उससे उसका लाभ, मतलब जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, दूसरे इन्वेस्टमेंट को लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, संतुलन उसका बना रहेगा। फिर सिक्स्थ रोल है वेल्थ मैनेजर का पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करना। मतलब जहाँ पर उन्हें कहना चाहिए इन्वेस्ट किया है उसको नियमित निगरानी करना, उसको मॉनिटर करना। फिर सेवन्थ वर्क है इसका या फिर रोल है कि टैक्सेशन प्लानिंग करना। ठीक है, कि उसकी कर योजना कितनी जा रही है, उसको कहाँ कहाँ पर कर लग रहा है, उसकी प्लानिंग कराना। ठीक है, इंश्योरेंस की सलाह देना कि आप क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फिर है क्या, पीरियोडिक रिव्यू करना, समय समय पर ग्राहक के निवेश और वित्तीय योजना की समीक्षा करना। प्लान मॉडिफिकेशन करना, उसको मतलब जो भी उसने प्लान बनाया था जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको मॉनिटर करना, उसके बाद उसको इवोल्यूशन करना। अगर लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही नहीं है या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता तो उसे क्या करना, मॉडिफाई करना। ये होते हैं वेल्थ मैनेजर के रोल या रोल ऑफ वेल्थ मैनेजर। ठीक है, तो यह था आपका सेकेंड टॉपिक जिसमें हमने देखा वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, रोल ऑफ वेल्थ मैनेजर क्या है, उसमें वेल्थ मैनेजर क्या है। सबसे पहले क्या देखा हमने उसमें कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या था, उसके बाद उसकी प्रोसेस, उसके बाद देखा कि जो वेल्थ मैनेजमेंट करवा रहा है उसे क्या कहते हैं, वेल्थ मैनेजर कहते हैं। वो वेल्थ मैनेजर क्या है और उसके कौन कौन से रोल है। अब देखते हैं हम थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब देखिए जो आपका थर्ड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, ये हमने पढ़ाई, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इन्वेस्टमेंट देखा, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने इन्वेस्टमेंट देखा। हमने जब वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ा तब भी क्या देखा, तब भी हमने इन्वेस्टमेंट देखा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, आप कहाँ निवेश कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो थर्ड टॉपिक है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब निवेश की योजना बनाना। अब देखिए आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया है, आपकी जो फोर्थ यूनिट है इसमें भी इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अदर इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैं आपको एक ही टॉपिक में समझा रही हूँ ये चीज़ें क्या क्या होती है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग फाइनेंशियल गोल, इवोल्यूटिंग रिस्क एंड डिसाइडिंग वेयर एंड हाउ टू इन्वेस्ट टू अचीव दोस गोल। निवेश नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, जोखिम का मूल्यांकन करना और निवेश के उपयुक्त जो भी विकल्प है उसको चुनना शामिल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश करना। ठीक है, आपने क्या किए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मतलब आपने क्या किया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप निवेश कर रहे हैं या जिस चीज़ में आप निवेश कर रहे हैं उसके लिए प्लान तैयार करना। अब प्लान तैयार करने में आप क्या क्या करेंगे, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, प्लानिंग में आती है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। पहले अपना फाइनेंशियल जो गोल है उसको निर्धारित करो। उसके बाद उस फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका मूल्यांकन करो कि उसमें कितना जोखिम है, कितना रिस्क है, आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के आपके पास अल्टरनेटिव्स है, आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर्स ले सकते हैं किसी कंपनी के, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ठीक है, क्या जैसे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, आप सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। ये क्या है सब, ये सभी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव से आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो निवेश के लिए एक उपयुक्त विकल्प को चुनना। सबसे पहले क्या, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको देखना कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको वहाँ पर कोई रिस्क तो नहीं है। उसके बाद आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स है उसमें से क्या करना, एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। ये क्या थी, एक इन्वेस्टमेंट के पहले की प्लानिंग थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ये थी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फिर है इसमें एग्जाम्पल देख लो, आप तय करते हैं कि 5 साल में घर खरीदना है। ठीक है, इसलिए सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश करना। आपने क्या किया, सबसे पहले गोल निर्धारित किया। आपका गोल क्या है कि 5 साल में आपको क्या करना है, एक घर खरीदना है। अब उसमें आप देखेंगे आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसमें कितना रिस्क है। ठीक है, आपने ये देखा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अल्टरनेटिव्स देखे कि आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से आपने क्या किया, एक अल्टरनेटिव चूज़ किया जैसे कि म्यूचुअल फंड। आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। ये क्या थी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग थी। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा टू मैक्सिमम रिटर्न एंड मैनेज रिस्क ओवर टाइम। ठीक है, अब क्या है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, निवेश प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न निवेश जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, शेयर्स खरीदना किसी कंपनी के, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इक्विटी मार्केट जैसे आ जाता है, इन सभी का क्या करना, प्रबंधन करके लाभ बढ़ाना और जोखिम का कम करना शामिल होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में क्या आता है, पहली प्रोसेस क्या होगी उसकी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी क्या क्या प्लानिंग होती है। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको मैनेज करना। ठीक है, उसका प्रबंधन करना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, उसमें शामिल होता है कि जहाँ पर आप निवेश कर रहे हैं जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनको क्या करना, इनका प्रबंधन ऐसे करना कि आपको कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर आपको रिस्क कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 2-3 जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर्टी लिया, उसको रेंट पे दे दिया, वहाँ पर क्या है आपका वो डायरेक्ट कनेक्शन है, उसमें आपको क्या है, आपको लोकली प्रॉफिट होगा ही होगा क्योंकि आपका मंथली रेंट आएगा ही आएगा। आपके पास पैसा था, आपने गोल्ड लेके रख लिया, उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रॉफिट है क्योंकि गोल्ड के जो रेट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने क्या किया, जैसे शेयर्स ले लिया, उसमें आपको रिस्क हो सकता है कि क्या हुआ, मार्केट गिर गया। ठीक है, शेयर्स जो थे उसका प्राइस कम हो गया, इसमें क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्या करना, मैनेज करना।
ठीक है। और मैनेज करने में क्या क्या शामिल होता है? मैनेज करने में शामिल होता है कि जो भी आप जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्या करना, उसका प्रॉफिट बनाना और जोखिम को कम से कम करना। ठीक है। अब है अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अन्य निवेश। अन्य निवेश वे विकल्प होते हैं या फिर कहना चाहिए वो अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे पारंपरिक निवेश होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव्स, ये जो आपके पास ऑप्शंस है ये कहलाते हैं क्या, अदर इन्वेस्टमेंट। आप जो पारंपरिक निवेश है जैसे कि शेयर या बॉन्ड, इनके अलावा भी क्या कर सकते हैं, अलग कहीं और किसी जगह या किसी अदर एक्टिविटीज़ में क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी पैसा है कहना चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती है उसको छोड़ के और कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वही होता है अदर इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस आपका फोर्थ टॉपिक है जो आपकी सेकंड यूनिट में क्या है, पूरा इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस बता दूं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इज द फाइनेंशियल एग्रीमेंट अरेंजमेंट इन विच आर इंडिविजुअल और एंट्री पेज फॉर अ प्रीमियम टू एंड इंश्योर इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क। बीमा वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति या संस्था कुछ निश्चित जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए बीमाकर्ता को निश्चित राशि प्रीमियम का क्या करती है, भुगतान करती है। या सिंपल सा बोले तो क्या है, इंश्योरेंस किसी भी पॉलिसी होल्डर और किसी बीमा कंपनी दोनों के बीच का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है मतलब जो क्या कर रहा है, बीमा लेना चाह रहा है, बीमा लेता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक निश्चित प्रीमियम के रूप में या एक निश्चित राशि के रूप में किसको देता है, बीमा कंपनी को देता है। और बीमा कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी उस प्रीमियम के बदले उसके रिस्क को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, वही होता है बीमा। अब बीमा के टाइप्स देखेंगे कि बीमा में कौन कौन से टाइप्स होते हैं या बीमा कितने प्रकार का होता है। या सिंपल सा बोले तो बीमा क्या होता है, बीमा ऐसी राशि मतलब ऐसा रिस्क प्रोटेक्शन होता है जो हमें क्या करता है, हमारे अगर जैसे ही कोई व्यक्ति था उसने क्या किया, इंश्योरेंस लिया है और उसकी वैसे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, बीमा कंपनी के द्वारा उस व्यक्ति के मरने पर उसके फैमिली को प्रोटेक्शन के रूप में बीमा कंपनी क्या कर रही है, पैसा दे रही है। ठीक है, ये होता है इंश्योरेंस। एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या किया, जीवन बीमा लिया, ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस लिया, क्या है, एक इंश्योरेंस का टाइप है ताकि भविष्य में दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को क्या मिले, वित्तीय सुरक्षा मिले। अब हम देख लेते हैं कि इंश्योरेंस हमने समझ ली कि इंश्योरेंस क्या था। इंश्योरेंस किसी पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वह व्यक्ति जिसने क्या किया है, जो पॉलिसी होल्डर होता है जो किसको, बीमा कंपनी को पैसा देता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक प्रीमियम, एक अमाउंट राशि किसको दिया, बीमा कंपनी को दिया। और बीमा कंपनी का काम होता है कि उसके रिस्क को प्रोटेक्शन करे। जैसे कि अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जैसे वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करता है, उसके फैमिली को रिस्क प्रोटेक्शन देता है या फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। इंश्योरेंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस और थर्ड होता है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस वह इंश्योरेंस होता है जिसमें क्या, अपनी लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि इसमें 2-3 टाइप्स हम देखेंगे। इसमें हम जिसकी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, वोल लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं, मनी बैक पॉलिसी ले सकते हैं, या ULIP मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो प्लान्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, मृत्यु होने पर परिवार को निश्चित राशि प्रदान करता है और उसको लग रहा है कि उसकी एज ज़्यादा हो गई है, अब उसकी क्या है, मृत्यु नज़दीक है, तो क्या करेगा, टर्म इंश्योरेंस लेगा ताकि उसकी मृत्यु होने के बाद क्या हो, उसके परिवार को एक निश्चित राशि प्रदान की जाए।
किसके द्वारा? बीमा कंपनी के द्वारा। अब सेकंड होता है एंडोवेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें बीमा सुरक्षा के साथ साथ बचत और परिपक्वता राशि दी जाती है। मतलब जब वो मैच्योर होती है, अगर आपने 5 लाख की क्या लिया है, पॉलिसी लिया है, और वो मैच्योर हो गई तो उसको क्या कुछ पैसा बढ़ के मिलता है। फिर है वो लाइफ पॉलिसी, पूरे जीवन भर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। फिर है मनी बैक प्लान या मनी बैक पॉलिसी। इसमें क्या होता है? निश्चित समय अंतराल पर आपको क्या किया जाता है? धनराशि वापस कर दिया जाता है। मान लो अगर आपको बीच में कभी आपने 5 साल की पॉलिसी लिया, आपको 2 साल में पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस पॉलिसी के दौरान पैसा ले सकते हैं। फिर है ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है? बीमा सुरक्षा के साथ निवेश का भी लाभ मिलता है। मतलब जो आपका इंश्योरेंस प्लान था उसकी सुरक्षा भी मिलेगी और साथ में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी लाभ देगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आता है मेडिक्लेम पॉलिसी, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली प्लॉटर पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारे जो प्लान आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस कौन व्यक्ति लेता है? जैसे जिसको लग रहा है कि अब उसकी एज ज़्यादा हो रही है या उसको कोई बीमारी है या फिर जिसको किसी को हॉस्पिटल का खर्चा, जैसे मेडिकल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हो गया, ठीक है, इन सारी की सुविधा के लिए किसको लिया जाता है? हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है तो क्या होगा? अस्पताल में भर्ती और इलाज का खर्चा क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अगर उसने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो एक व्यक्ति के इलाज के लिए बीमा सुरक्षा देती है। अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग में से एक व्यक्ति का क्या है? एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी जो कहना चाहिए उसकी, अगर उसको कोई तबीयत खराब होती है, उसको कोई बीमारी होती है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है, मेडिकल का जो भी खर्चा है, कौन देती है? बीमा कंपनी देती है। फिर फैमिली प्लॉटर पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें पूरे परिवार के लिए एक ही बीमा कवर प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसने एक ही प्लान लिया है, कौन सा? फैमिली प्लॉटर पॉलिसी। अब फैमिली अगर 5 लोग की है, अब 5 लोग में से किसी को कुछ भी होता है तो क्या करेगी? बीमा कंपनी इस पर सुरक्षा प्रदान करती है। फिर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? गंभीर बीमारी होने पर, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, अदर कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होता है? गंभीर बीमारी होने पर एक मुफ्त राशि देता है, कौन? इंश्योरेंस कंपनी। फिर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा होता है। ये जो विशेष स्तर क्या कहते हैं? बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए पॉलिसी तैयार की गई है। फिर इसमें जनरल इंश्योरेंस में आता है मोटर इंश्योरेंस, लाइफ फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और लिएबिलिटी इंश्योरेंस। अब हमने देखा जो लाइफ इंश्योरेंस था उसमें क्या था? हमारी लाइफ के लिए, मतलब जीने से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर, और किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है और उसके एंडिंग तक के उसके लाइफ टाइम के लिए क्या था? इंश्योरेंस थे। फिर देखा हमने क्या? हेल्थ इंश्योरेंस में क्या था? किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई बीमारी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, जो भी मेडिकल खर्चा था हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लान होते हैं वो किस में थे? हेल्थ इंश्योरेंस में थे। उसके बाद हेल्थ और लाइफ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस हो गया, कोई कहीं आग लग जाती है उसके लिए इंश्योरेंस हो गया, कोई मोटर बाइक चोरी हो जाती है उसके लिए इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल के लिए इंश्योरेंस हो गया, आप कहीं जा रहे हैं, आपका बैग चोरी हो गया, आपका नुकसान हो गया, आपकी यात्रा रद्द हो गई, आपको क्या करना है? आपको आपकी टिकट का पैसा वापस लेना है। इस सारी चीज़ों में, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस को लिया जाता है। अगर आपने मोटर इंश्योरेंस लिया है तो क्या होगा? वाहन को दुर्घटना, चोरी या नुकसान से सुरक्षित करता है। अगर आपके वाहन से किसी की दुर्घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई या आपका वाहन चोरी हो गया, कोई नुकसान हो गया तो उससे सुरक्षा करता है मोटर इंश्योरेंस। अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया है तो आग से होने वाले नुकसान को क्या करता है? उसकी भरपाई करता है। फिर मैरिन इंश्योरेंस, समुद्री मार्ग में होने वाले कोई भी माल को नुकसान हो जाता है, जहाज डूब जाता है, उसके रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या जाता है? मैरिन इंश्योरेंस लिया जाता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, घर या संपत्ति को नुकसान, जैसे चोरी हो गई, कुछ कहीं आग लग गई, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या हो गया? यात्रा के दौरान कोई भी रिस्क हो गया, जैसे कि किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, कोई यात्रा रद्द हो गई, उसमें आपके टिकट के पैसे फंसे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आपका पूरा सामान चोरी हो गया, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस यूज़ होता है, ठीक है। फिर लिएबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है? कानून या वित्तीय जिम्मेदारी की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और क्या हो गए? जनरल इंश्योरेंस। तो हमने क्या देखा? इंश्योरेंस देखा, उसके 3 टाइप्स देखा। अब हम देख लेते हैं कि ये इंश्योरेंस प्राइसिंग क्या होता है। इंश्योरेंस प्राइसिंग
जिसे हिंदी में बोलते हैं बीमा मूल्य निर्धारण। अब आप जैसे कोई किसी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक अमाउंट उस बीमा कंपनी को प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें क्या दे रहे हैं, एक राशि उसको दे रहे हैं, तो उसका निर्धारण करना, उसके रिस्क को मतलब क्या करना, एनालिसिस करना कि जो व्यक्ति पॉलिसी होल्डर है, मतलब जो क्या कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है, उसको कितना रिस्क है, उसकी एज कितनी है, ठीक है, उससे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो सबसे पहले चेक किया जाएगा उसकी एज कितनी है, उसकी या फिर उसको बीमारी कौन सी है। और लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसकी एज कितनी है, ठीक है, उसमें कौन सा रिस्क है। जनरल इंश्योरेंस में अगर वो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ले रहा है, मोटर इंश्योरेंस ले रहा है, तो पहले देखा जाएगा कि उसकी एज कितनी है, उसके नाम से लाइसेंस है या नहीं, वो मोटरसाइकिल चलाता है, पहले कोई एक्सीडेंट केस तो नहीं है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद किया जाता है उसका बीमा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो बीमा मूल्य निर्धारण ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो उसका जो पैसा अमाउंट है उसका निर्धारण कम से कम किया जाता है, ठीक है। बीमा मूल्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बीमा पॉलिसी की लागत का निर्धारण किया जाता है जोखिम और संभावित दावों के आधार पर। वही मैंने आपको बताया, अगर कोई पॉलिसी होल्डर बीमा लेना चाहता है तो उसमें बीमा मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको क्या किया जाए, उसके जोखिम मतलब उसका जो कोई रिस्क है और संभावित जो भी दावे हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है, उसके बीमा का मूल्य निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्राइसिंग में क्या होता है, बीमा का मूल्य निर्धारण किया जाता है उसके रिस्क को एनालिसिस करके। उसके बाद बीमा प्रीमियम क्या होता है, जो राशि तय हुई है, मतलब जो बीमा कंपनी को क्या करना है, आपको देना है। बीमा मूल्य निर्धारण में क्या हुआ, एक पैसा अमाउंट निर्धारण हो गया, अब वो पैसा आप किसको दे रहे हैं, बीमा कंपनी को दे रहे हैं। जैसे कि आपने क्या हुआ, साल का 12,000 वो फिक्स हुआ, ये मूल्य निर्धारण था। अब ये पैसा आप डायरेक्ट किसको दे रहे हैं, बीमा कंपनी को दे रहे हैं। ये प्रीमियम क्या था, ये राशि आप किसको दे रहे हैं, बीमा कंपनी को दे रहे हैं, वो कहलाता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। मूल्य निर्धारण में क्या होता है, पैसा तय होता है कि उस बीमा कंपनी को पॉलिसी होल्डर कितना पैसा देगा उसके रिस्क को एनालिसिस करके। उसके बाद जो पैसा, जो अमाउंट आप तय करते हैं कि आपको उस बीमा कंपनी को पैसा मंथली देना है, वीकली देना है, हाफ ईयर में देना है, ईयर में देना है, ठीक है, आपको कितना पैसा देना है, ये जो चीज़ें होती है और आप बीमा कंपनी को जैसे पैसे क्या कर रहे हैं, देते हैं, वो कहलाता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इसमें इसके इंश्योरेंस प्रीमियम के टाइप में आ जाता है, जैसे कि मंथली हो गया, एनुअल हो गया, क्या हाफ ईयरली हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंश्योरेंस प्रीमियम में आती है। अब फिफ्थ टॉपिक है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो आपके लिए मतलब टिप्पणी के रूप में आते हैं या फिर उस नोट्स के रूप में लिखने आते हैं। जैसे कि हो गया फर्स्ट में एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब होता है नौकरी के दौरान मिलने वाली सुविधाएं। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसके दौरान उसको जो भी सुविधाएं मिलती है वो कहलाती है एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसको जॉब के साथ साथ दो स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ट्रैवल कार्ड मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई ये सारी चीज़ें आती हैं एम्प्लॉय बेनिफिट में। फिर इसमें सेकंड है सुपर एनुएशन बेनिफिट। सुपर एनुएशन बेनिफिट में क्या आता है, सेवानिवृत्ति पर लाभ। अगर कोई व्यक्ति का क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद जो उसको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगी या फिर कोई एन्युटीज मिलती है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एन्यूनेशन या सुपर एनुएशन बेनिफिट। सेवानिवृत्ति लाभ वे लाभ है जो कर्मचारी को एक निश्चित आयु पर सेवा समाप्ति के बाद दिए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, उस कर्मचारी को या उस एम्प्लॉय को क्या किया, रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि दी गई, ठीक है। अगर उसने उस कंपनी को, जैसे कि उस कंपनी में उसने 15 साल काम किए, 15 साल काम करने के बाद क्या किया, उस कंपनी ने उसके रिटायरमेंट पे उसको उसके रिटायरमेंट के साथ साथ कम से कम 5 लाख की राशि प्रदान की, तो वो क्या था, एक सुपर एनुएशन बेनिफिट था। और कंपनी उसको पीएफ दे रही है, वो भी क्या है, सुपर एनुएशन बेनिफिट है। और उसको पेंशन दे रही है हर मंथ, वो भी क्या है, एक सुपर एनुएशन बेनिफिट है। फिर थर्ड है इसमें प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसे कहा जाता है पीएफ। तो पीएफ क्या होता है, भविष्य के लिए अनिवार्य बचत। आपकी सैलरी मान लो अगर 15,000 है और आपको मंथली मिल रही है 13,500, उसमें क्या हुआ, आपका जो 1,500 है
आपके भविष्य निधि के लिए, मतलब भविष्य के लिए क्या किया जाता है, बचत के रूप में रखा जाता है। ठीक है, ये कहलाता है प्रोविडेंट फंड। या जैसे कि भविष्य निधि एक अनिवार्य बचत योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता, मतलब आपकी सैलरी से भी कुछ कटेगा और जो नियोक्ता है, दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक निश्चित भाग जमा करते हैं। उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आपको क्या किया जाता है, आपको हर मंथ कुछ राशि पीएफ के रूप में दी जाती है। फिर है पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम क्या होता है, पेंशन स्कीम सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय, मतलब आपने क्या किया, आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपने वहाँ से आपका वहाँ रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिल रही है, मंथली पेंशन मिल रही है। ठीक है, उस जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, पेंशन कहलाती है, पेंशन स्कीम कहलाती है। ठीक है, ये तो आपका फिफ्थ पॉइंट जिसमें हमने क्या क्या देखा, एम्प्लॉय बेनिफिट, सुपर एनुएशन बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम। उसके बाद सिक्स टॉपिक है आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल मनी फॉर मैनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टेड इट इज सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, बॉन्ड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें कई निवेशक धन इकट्ठा करके शेयर्स, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रोसेस है या कह सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट योजना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ व्यक्ति, मतलब जैसे 10 लोग का समूह है, 10 लोग के समूह में एक एक व्यक्ति ने क्या किया, हज़ार रुपये जमा किया, 10,000 रुपये जमा हो गए। उस 10,000 रुपये को उस फंड मैनेजर को देंगे जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर उनने क्या किया, इसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 10 लोगों ने 1,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये हो गया। वो 10,000 को उसने किसको दिया, उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया। वो म्यूचुअल फंड क्या मैनेजर क्या करेगा, उस पैसे को अन्य किसी जगह, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स, किसी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, ये कहलाता है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कई लोग मिलकर अपना पैसा एक फंड में लगाते हैं और वह फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग जगह निवेश करता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड 5 टाइप्स के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेबिट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब होता है यह फंड मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करता है और उच्च रिटर्न की संभावना देता है। ठीक है, अगर जहाँ पर आप क्या सिर्फ शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहलाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह फंड बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूति में निवेश करता है और कम जोखिम वाला होता है। इसमें क्या है, रिस्क कम है और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर, उसमें क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो कहलाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। फिर थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेबिट म्यूचुअल फंड दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो शेयर्स है वो भी आएंगे और क्या होगा, इस जो गवर्नमेंट की प्रतिभूति मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है वो दोनों क्या होती है, इसमें जुड़ी रहती है। फिर है मनी मार्केट। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। ठीक है, इतने कम टाइम के लिए जहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड वह फंड है जहाँ पर किसी बाजार सूचकांक जैसे निफ्टी या सेंसेक्स का अनुसरण करता है। ठीक है, ये था म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के टाइप्स। अब 7 टॉपिक है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसके 2 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट। आपके सिलेबस में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। Fixed income instrument are investment instrument that provide a fixed and regular income to investor in the form of interest। निश्चित आय साधन वे निवेश साधन होते हैं जिनमें निवेशक को निश्चित समय पर निश्चित ब्याज या आय प्राप्त होती है। ठीक है, फिक्स्ड के नाम से आप समझ रहे हो, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, एक एकदम निश्चित।
कि आपको मिलना ही है। आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो भी प्रिंसिपल है, जो भी मूलधन है, उसको छोड़ के आपको फिक्स्ड आपका जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो मिलेगा। फिक्स्ड रूप में जहाँ मिलता है वो कहलाता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं हम। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे कि एफडी, पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। ये क्या है, एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड जो रिटर्न मिलता है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है, आपकी जो कहना चाहिए जो आपका प्रिंसिपल जो भी मूलधन है वो आपको क्या मिलेगा, फिक्स रूप में मिलता है। कहाँ कहाँ पर, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आती है। फिर एड टॉपिक है आपका टैक्स प्लानिंग, या बोल सकते उसको टैक्सेशन प्लानिंग। तो टैक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, टैक्सेशन प्लानिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, जैसे कि देखो गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति क्या करता है, टैक्स भरता है। ठीक है, वो टैक्स भरना सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसी में लगाती है। तो उसमें टैक्सेशन प्लानिंग क्या कहलाता है, टैक्सेशन प्लानिंग वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या संस्था अपने आय, व्यय और निवेश को इस प्रकार योजनाबद्ध करती, मतलब आपकी जो इनकम है, एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है या फिर आपकी जो सेविंग है उसको आप इस प्रकार प्लान करो या इस प्रकार योजनाबद्ध सूची बनाओ कि कानून के दायरे में रहते हुए कर जो मतलब टैक्स है उसके देनदारी कम से कम हो सके। ठीक है, टैक्सेशन प्लानिंग क्या है, टैक्सेशन प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसमें आप क्या करें, कानूनी दायरे में रहकर अपनी इनकम, अपने एक्सपेंस, अपने सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्लान करो कि आप क्या कर सके, गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स प्रदान कर सके। बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो टैक्सेशन प्लानिंग होती है वो क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। आपको कानून में के दायरे में रहकर ये चीज़ें करनी है, ऐसी प्लानिंग करना ताकि आप क्या करें, जो गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स पे कर सके। जैसे कि एग्जांपल दिया है, मान लीजिए राहुल की वार्षिक आय कितनी थी, 8 लाख थी। यदि वह धारा 18C के अंतर्गत पीपीएफ या एलआईसी में निवेश करता है, धारा 18D के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भरता है, तो उसे क्या होगा, उसे टैक्स कम से कम देना पड़ेगा, क्योंकि कहना चाहिए 18(6) और 18D है। ठीक है, इन धारा के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। फिर इसी में एक टॉपिक है इंडियन टैक्स सिस्टम, मतलब भारतीय कर प्रणाली। भारतीय कर प्रणाली क्या होती है, भारतीय कर प्रणाली वह होती है, या कह सकते हैं भारतीय कर प्रणाली या इंडियन टैक्स सिस्टम 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारतीय कर प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारत सरकार नागरिक और संस्थाओं से कर वसूलती है ताकि देश के विकास, जन कल्याण और सरकारी कार्यों के धन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो इंडियन टैक्स सिस्टम क्या है, इंडियन टैक्स सिस्टम वह व्यवस्था है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, भारत के नागरिकों से और संस्थाओं से कर वसूलती है ताकि देश का जो भी आर्थिक सिस्टम है या कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है उसको क्या किया सके, डेवलप किया जा सके, या जो भी सरकारी कार्य है उसके लिए क्या किया सके, धन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये कहलाता है इंडियन टैक्स सिस्टम। और भारत का जो इंडियन टैक्स सिस्टम है 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जो आपके इनकम पर लगती है वो होती है डायरेक्ट इनकम टैक्स। और जैसे आप सामान खरीदते हैं उसमें क्या लगती है, जीएसटी लगती है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो कर सीधे व्यक्ति या संस्था की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है जिसे कोई और पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, मतलब उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स कहाँ कहाँ लगता है, आपकी इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, मतलब जो जीएसटी लगती है, आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, आप कोई सेवा ले रहे हैं, ठीक है, उस पर जो कर लगता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, मतलब जो उत्पाद शुल्क,
ठीक है। सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, इन पे जो कर लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टैक्सेशन प्लानिंग। टैक्सेशन प्लानिंग हमने देखा कि टैक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, उसमें हम देखा कि इंडियन डायरेक्ट कहना चाहिए, तो इंडियन का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, 2 टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने बताया कि टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है। जो आपके इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी लगती है आपको सामान लेने पर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब 9th टॉपिक है आपका रियल इस्टेट। ठीक है, रियल इस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति। रियल इस्टेट में आपको मेनली दिखाया जाता है क्या, प्रॉपर्टी के बारे में। रियल इस्टेट से आशय है भूमि, जमीन या उस पर बने स्थायी निर्माण, मकान, फ्लैट, दुकान आदि से। ठीक है, आपके पास और जैसे कि कहना चाहिए कोई प्लॉट है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब कोई खाली मकान है, कोई रहने लायक मकान है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, रियल इस्टेट के अंदर आती है। अब देखो हमने रियल इस्टेट की डेफिनेशन देख लिया। रियल इस्टेट की डेफिनेशन क्या है, रियल इस्टेट रिफर टू लैंड एंड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर अटैच्ड टू इट्स सच एस बिल्डिंग, हाउसेस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि देखो प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट से हम इतना समझ लें कि रियल इस्टेट का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि रहने वाली भी प्रॉपर्टी है, जो जिस पे हम रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी है, कोई खाली प्लॉट है वो भी प्रॉपर्टी है, कोई दुकान बनी वो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जहाँ पर कोई फैक्ट्री बन रही वो भी प्रॉपर्टी, कहीं इंडस्ट्री बन रही वो भी प्रॉपर्टी है। हम देखेंगे कि रियल इस्टेट के टाइप कौन कौन से। फर्स्ट है रेसिडेंशियल, सेकंड है कमर्शियल, थर्ड है इंडस्ट्रियल, फोर्थ है लैंड। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, रहने के लिए जो उपयोग में लाई जाती है वो प्रॉपर्टी होती है रेसिडेंशियल। कमर्शियल में क्या आता है, जैसे व्यापार के लिए, आप दुकान के लिए, ऑफिस के लिए जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कहती है कमर्शियल। इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट क्या होता है, जहाँ पर उद्योग बने होते हैं। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री, फैक्ट्री के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट कहलाती है। और जो लैंड्स होते हैं, ठीक, जैसे खाली प्लॉट हो गया, जहाँ पर आप क्या करें, खेती कर रहे हैं, कोई बंजर भूमि रखी हुई है, वो कहलाती है लैंड्स या एग्रीकल्चर रियल इस्टेट। तो ये था रियल इस्टेट और रियल इस्टेट के टाइप्स। ठीक है, अब इसमें स्टेट प्लानिंग भी होती है। ठीक है, रियल इस्टेट देख लिया, अब उसमें क्या होती है, स्टेट, उसकी प्लानिंग भी होती है, जो भी संपत्ति है उसकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति पहले से तय करता है कि उसकी संपत्ति बच्चों, पत्नी या अन्य जो भी उत्तराधिकारी है उसमें कैसी बांटी जाएगी, वही क्या है, स्टेट प्लानिंग है। ठीक है, कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, अपनी जो भी संपत्ति है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी आ गई, पैसा आ गया, जो भी असेट्स है उसके पास, जो उसका बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, स्टेट प्लानिंग में आ जाती है। अब स्टेट प्लानिंग कैसे करेगा वो, उसके पास जो भी संपत्ति है उसको भविष्य में किसको देना है। ठीक है, इसकी जब वो प्लानिंग करता है वो कहलाती है क्या, स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग में क्या कहा जाता है, स्टेट प्लानिंग में सबसे पहले आता है कि जो भी आपके पास कहना चाहिए संपत्ति है उसको क्या किया जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए। ठीक है, सबसे पहले जितना संपत्ति है उसको पहचाना जाए, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी किस किस को देना चाहता है उसकी पहचान होगी, उसका चयन होगा। उसके बाद वसीयत बनाना, ठीक है, बैंक, बीमा, निवेश में नामांकन करना मतलब नॉमिनी बनाना। उसके बाद क्या करना, अपॉइंटमेंट या एग्जीक्यूटर मतलब वसीयत को लागू करने वाले व्यक्ति का चयन करना कि उस वसीयत को जो उसने बनाया उसको कौन लागू करेगा। ठीक है, उसमें जो टैक्स लग रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो रही है उसकी प्लानिंग करना। उसके बाद उसको चेक करना, उसका रिव्यू करना, और कुछ गलत लग रहा है उसको अपडेट करना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, कि स्टेट प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, फिर एक क्रिएशन ऑफ विल इसी में ऐड है, जिसके हमने एक टॉपिक था क्रिएशन ऑफ विल मतलब वसीयत बनाना। अब वसीयत बनाना का मतलब होता है कि जो भी स्टेट प्लानिंग उसने किया, स्टेट प्लानिंग की एक कहना चाहिए एक स्टेप थी क्रिएशन ऑफ विल। क्रिएशन ऑफ विल मतलब वसीयत बनाना। अब कोई व्यक्ति वो क्या कर रहा है, वसीयत बना रहा है, अभी वो जिंदा है और वसीयत बना रहा है किसके लिए, मरने के बाद, कि जो उसके पास संपत्ति है, जैसे कि उसके पास मकान है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्या है, बैंक में पैसा है, उसके पास इतनी क्या है प्रॉपर्टी है, उसकी वो वसीयत बनाएगा। कि जैसे कि उसने सोच लिया कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे कि मकान है, मकान वो किसको देना चाहता है, अपनी वाइफ को देना चाहता है। ठीक है, जो जैसे कि ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है वो अपने बेटों को देना चाहता है। बैंक में जो जमा राशि है वो किसको देना चाहता है, वो अपनी बेटी को देना चाहता है। इसकी वो क्या करता है, एक वसीयत बनाता है, उस पर नॉमिनेट करता है कि उसके मरने के बाद वो किसको बताएगा। उसमें 2 विटनेस के हस्ताक्षर लेता है।
ठीक है, उसको फिर क्या करता है, उसको एक कानूनी तरीके से रजिस्टर करता है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, क्रिएशन ऑफ विल में आती है, मतलब वसीयत बनाना में आती है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति लिख कर रखता है कि उसका घर बेटी और बैंक की राशि बेटे को मिले, ये क्या है, एक वसीयत कहलाती है। ठीक है, उसने क्या किया, लिख कर रख दिया, नॉमिनी ऐड कर दिया, 2 विटनेस की साइन करवा लिया, उसके बाद क्या किया, उसको एक पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड भी कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये था क्रिएशन ऑफ विल। जैसे कि मैंने आपको 9 टॉपिक बताए, इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट में, जैसे कि इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। ठीक है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, जिसमें उसका फर्स्ट यहाँ सीधे कहे तो ये कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। इक्विटी मार्केट जो आपका टॉपिक है वो आपका आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको 2 टाइप्स देखने मिलेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, जिसको न्यू इशू मार्केट कहा जाता है, और सेकेंडरी मार्केट होता है सेकेंड टाइप, उसको कहा जाता है इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो ये था आपका क्रिएशन ऑफ विल। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट में और भी टॉपिक है, जैसे कि इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव्स। वो भी टॉपिक क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इक्विटी मार्केट क्या है, एक कैपिटल मार्केट का टाइप है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है न्यू इशू मार्केट, जिसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, और सेकेंड है इक्विटी मार्केट, जिसको सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट कौन सा होता है, कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर प्राथमिक कहना चाहिए या प्राइमरी जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, कोई रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं कोई गोल्ड, सिल्वर या फिर सोयाबीन तेल, इन चीज़ों का जो मार्केट होता है जहाँ पर इनकी खरीदी बिक्री होती है वो कहलाता है कमोडिटी मार्केट। फिर आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको बताया था इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में क्या है, जो प्राइमरी मार्केट है वो क्या कहलाता है, न्यू इशू मार्केट कराता है। उसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी अपने क्या कर रही है, नई कंपनी भी नहीं है और उसने क्या किया है, अपने कंपनी के लिए नए शेयर्स जारी किए। ठीक है, नई कंपनी है, नए शेयर्स जारी किए और नए मार्केट में लेके जा रहे हैं। ठीक है, नए मार्केट में उससे क्या हो रही है, खरीदी बिक्री हो रही है, तो वो क्या है, वो कहलाता है न्यू इशू मार्केट, या जिसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। फिर सेकंड था इक्विटी मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। उसका मतलब होता है कि कंपनी भी पुरानी है, ठीक है, शेयर से भी पुराने हैं, नई मतलब पुरानी कंपनी में पुराने ही शेयर्स की जो खरीदी बिक्री होती है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी मार्केट या इक्विटी मार्केट। ठीक है, तो ये था इक्विटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसे कहा जाता है। फिर हमने देखा क्या, कमोडिटी मार्केट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो अपने गोल्ड, सिल्वर हो गया, सोयाबीन हो गया, तेल हो गया, जो भी प्राथमिक उत्पाद होता है उसकी खरीदी बिक्री होती है। फिर एक टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू या जिनके प्राइस अन्य दूसरी चीज़ पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसमें 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है फॉरवर्ड ऑप्शंस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, थर्ड होता है ऑप्शन, और फोर्थ होता है स्वैप। ऑप्शन में 2 टाइप्स आते हैं, कॉल ऑप्शन और पट ऑप्शन। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वैल्यू अदर किसी दूसरी चीज़ पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और उसके 4 टाइप्स फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। और ऑप्शन के 2 टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन और पट ऑप्शन। ठीक है, ये थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक, इनकी जो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में बताया वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।